मिल चुका रिकॉर्डिंग मैसेज? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। क्या पढ़ेंगे सर? इकोनॉमिक्स। लास्ट वीक नहीं हुआ था ना इकोनॉमिक्स क्लास, आई थिंक। ठीक है, चलो। तो सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब सी एस लेवल में, CMA लेवल में जो डिस्कशंस हमें करना पड़ेगा, दैट इज हम लोग अभी A to Z इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा बात कर रहे थे। A to Z इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैं अभी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बोल सकते हो, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक नहीं, हल्का सा स्पीड अप में मैं पूरा इकोनॉमिक्स को गो थ्रू कराने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शंस, इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया, फिर मैं आपको डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ ये सब मैं आपको बता के रखा ना था। हाँ, और A to Z का जो नोट्स है वो भी मैंने दे के रखा आप लोगों को। हाँ, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का समरी नोट्स है एक तरह का, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा इकोनॉमिक्स का, अगर किसी के पास ये टॉपिक, मतलब ये नोट्स मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया जिसमें पूरा इकोनॉमिक्स शॉर्ट में बोला गया है। ऐसे मैं यहाँ पर बोला तो क्या शॉर्ट में, बट मैं आपको हर चीज़ का डिटेल्स में ही बात कर रहा हूँ ना। जैसे कि बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, फिर ये सब हो चुका है। उसके बाद हम लोग डिमांड क्या है, कितना तरह का डिमांड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसे होता है ना। फिर मैं आपको अलग अलग इलास्टिसिटी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, मतलब यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको मतलब ओवरऑल एक क्या बोल सकते हैं इसको, फास्ट वे में आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा और फिर धीरे धीरे और थोड़ा डेप्थ में बात करूंगा। अच्छा, इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं सर, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, यूटिलिटी क्या है, ये लास्ट वीक में बताया था, यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, सप्लाई का और डिमांड का के बीच में, ये बात भी फिर से बात करूंगा इसमें, कि डिमांड सप्लाई जहां मैच करता है वो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। प्राइस डिटर्मिनेशन होता है सर। और ये रहा आपका कंज्यूमर सरप्लस, जिसके बारे में अल्फ्रेड मर्सेल सर ने बात किया। हाँ, याद है सर? अरे ये सब याद आ रही है कि बजट, कंज्यूमर सरप्लस, लास्ट वीक मैंने बात किया था कि नहीं किया था? हाँ सर। ओके सर। तो टुडे, आज क्या बात करेंगे सर? सर आज थोड़ा सा जो पॉइंट मैंने लास्ट दिन कवर नहीं कर पाया था उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, और प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएंगे। लेकिन लास्ट वीक कुछ पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने आपको बताना थोड़ा सा नहीं हो पाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट में भी मिसिंग रहा, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। जैसे कि आई थिंक मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में ये मैंने बता दिया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया था, बजट मैंने बता दिया था, बजट लाइन या प्राइस लाइन, हाँ ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो क्या नहीं बताया था? अच्छा, ये भी हो गया, इंडिफरेंस कार्व भी हो चुका था। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस करवाया था कि नहीं करवाया था? अरे, कंज्यूमर सरप्लस, दिस वन नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कंज्यूमर सरप्लस नहीं करवाया था। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ सर, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ एक बार, और फिर मैं सप्लाई के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं कंज्यूमर सरप्लस बता दूं उसके बाद मैं सप्लाई में चला जाऊंगा, ठीक है। ये सप्लाई ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कॉन्सेप्ट जो है सर, वो बेसिकली डिमांड से जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर कौन होता है सर इकोनॉमी के अंदर? सर वी ऑल आर कंज्यूमर। आप लोगों को पता है, जब से हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हाँ, मतलब दुनिया में आए हो तो कंज्यूम कर लो। गाना सुने आप लोगों ने कभी? सर ऐसा तो कभी नहीं सुना। नहीं सर, वो एक गाना है हिंदी मूवी में, पुराना दिनों का। अब आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, दुनिया में आए हो तो प्यार कर लो, ऐसा कुछ है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि दुनिया में आए हो तो कंज्यूम कर लो। सर कोई भी इंसान जो भी इस दुनिया में आते हैं वो ना कंज्यूम जरूर करता है, भले वो इनकम करे ना करे। ये सब नो, टेल मी, आप इनकम करो ना करो, कंज्यूम तो करोगे। हाँ,
चाहे माँ के पास मतलब बना हुआ खाना खा लो, या फिर पापा का इनकम पे खा लो, खाना तो पड़ेगा सर। हाँ सर, ये कोई बात हुआ? हर एक बच्चा तो माँ पापा के पास ही बड़े होते हैं। लेकिन वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर, हर कोई कंज्यूमर है। छोटा बच्चा भी कंज्यूमर है, बड़ा इंसान भी कंज्यूमर है। ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस इकोनॉमी इज कंज्यूमर। सर इस कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर सरप्लस का क्या कनेक्शन? नहीं सर, इस कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर सरप्लस का कोई कनेक्शन तो फिलहाल नहीं है। बट इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली और कुछ नहीं, आप जिस पर्टिकुलर सोच के मार्केट में जाते हो, आप जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सोच के मार्केट में जाते हो, और मार्केट में जाके आपकी पॉकेट में अगर कुछ बच जाता है, सपोज आप मार्केट में गए ये सोच के कि मेरा 100 रुपीज का खर्चा होगा, बट एक्चुअल में आपका 80 रुपीज का खर्चा होगा, सो 20 रुपीज क्या हो गया? सरप्लस, है ना? लेकिन सर क्या ऐसा होता है? हाँ हो सकता है, अचानक से डिस्काउंट चालू हो गया तो हो सकता है आपको दुकानदार थोड़ा सस्ता में छोड़ दिया। जैसे कल ही मुझे मैं वेजिटेबल लेने गया था, तो मार्केट में मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैम का तो कुछ दिनों से तबीयत खराब जा रहा है, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है। तो क्योंकि तो मैं थोड़ा सा ना ढूंढ रहा था, अभी विंटर सीजन है, इस टाइम पे ना वो मिलता नहीं है उतना। उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं झींगे, हाँ, या फिर उसको क्या बोलते हैं, झींगे को, झींगा का इंग्लिश इंग्लिश नाम क्या है? कुछ गॉड तो होगा, बट क्या है पता नहीं सर। झींगा, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं झींगे को? पता नहीं सर, जो भी हो, बट हम लोग उसको झींगे बोलते हैं या झींगा बोलते हैं। तो बेसिकली वो विंटर में थोड़ा कम अवेलेबल होता है, तो एक दुकानदार 60 रुपीज केजी में बेच रहा था, बट क्योंकि विंटर में उतना कस्टमर नहीं होता है ये सब चीज़ों का, तो वो मेरे को बोला ठीक है आप ना 50 में, बोले थोड़ा और कम कर लो, इतना कम कर रहे हो तो। बोले ठीक है पूरा ले लो, 40 टका केजी में दे देंगे। बोले चलो दे दो, मेरे को चाहिए। तो कहने का मतलब है, मैं सोच के गया था सर 60-70 टका केजी तो होगा, पर मुझे मिल गया 40 टका, तो फिर मेरे लिए क्या हो गया? सरप्लस हो गया, 30 रुपीज। एग्जैक्टली, ये जैसे मैंने आपको बोला ना सर, इसी तरह से कंज्यूमर सरप्लस काम करता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। यस सर। हाँ, अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये तो सिंपल बात है, इसमें समझने वाला क्या है? सर यही सिंपल बात ही ना बड़े से बड़े लोगों को समझ में नहीं आता। सर मतलब, सर अब इकोनॉमिक्स का क्लास है, तो पाकिस्तान के बारे में बात उठेगा ना? हाँ, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? सर पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है रे बाबा, और इतना भयंकर क्राइसिस कि एक पैकेट आटा के लिए लोग तरस रहे हैं सर। एक पैकेट आटा के लिए लोग तरस रहे हैं। खबर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? चारों तरफ भयंकर सिचुएशंस है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। 1 केजी आटा का दाम पाकिस्तान में, 1 केजी आटा का दाम चल रहा है 200 रुपीज। आई थिंक मैंने लास्ट दिन आप लोगों को जो कमर्शियल नॉलेज का क्लास लिया था, CSES का, वहां पर भी मैं बता रहा था इसके बारे में, है ना? वहां पर भी मैं इस चीज पे बात कर रहा था कि 1 केजी आटा का दाम चल रहा है 225 के आसपास। और इसके एक पूरा लिस्ट के ऊपर भी मैंने बात कर रहा था कि क्या भयंकर सिचुएशन है। अब पाकिस्तान ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे सर। पाकिस्तान का इकोनॉमी साउथ एशिया का वीकेस्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है सर, आज ही रिपोर्ट आया है कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे वीक अगर इकोनॉमी किसी का है तो वो पाकिस्तान का है। अब ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का बहुत ही हाल फिलहाल में आया है, आप देख सकते हो। 180 रुपीज, 210 रुपीज राइस, आटा, मतलब बेसिक फूड स्टेपल्स का इतना दाम है। क्या लगता है यहाँ पर लोगों के पास, कंज्यूमर के पास सरप्लस होगा? पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिकल सिचुएशंस है, हाँ, अब सरप्लस कर पाएगा ये लोग? इंडिया में करेंटली सर, भगवान के लिए, ऊपर वाले की कृपा है, हमारे यहाँ पर मेहनत अच्छा है, सबसे बड़ा बात, हम लोग एक अच्छा लीडरशिप के अंदर चल रहे हैं सर। मतलब जो देश के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी लीडरशिप है। और हमारे यहाँ पे लोग ना, मतलब जो पॉलिटिकल, जो भी हम लोग देखते हैं, इंटरनल इश्यूज हर कंट्री में रहता है, बट एक चीज है सर, हम लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, और इसमें इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज हमारे पास तेल नहीं है, वी डोंट हैव ऑयल, तो हम कभी भी ना ऑयल बेच के नहीं कमा सकते, हम लोग दुबई UAE नहीं हो सकते।
ठीक है, मतलब कोई बंदा मानो दुबई घूम के आया, और फिर आके लोगों को बोल रहा है अरे दुबई कितना डेवलप है, आपको क्या पता, हाँ हमारा इंडिया कुछ भी नहीं उसके सामने। अरे भाई इनके पास पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, बेसिकली ऑयल है, अब ऑयल का पैसा है, ऑयल को हटा दो तो क्या है इसके पास, कुछ नहीं। हाँ आजकल क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन हब बन गया। जब जब तेल खत्म होने को जाएगा ना, तब तक ये लोग ना अपने आप को अलग कॉन्सेप्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या करेगा, क्योंकि इसके पास सरप्लस मनी है, एक्स्ट्रा कमा लिया ना तेल बेच के, अब ये लोग अलग अलग बिजनेस में फंडिंग करेगा, कंट्री को फंड करेगा, बिजनेस में फंड करेगा। जब तेल देखेगा कि तेल खत्म होने को है, अब एक्स्ट्रा पैसा लेके सर्वाइव करेगा। अब तब सब तेल खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमी में क्या हो, मतलब वर्ल्ड कैसे चलेगा। सर वर्ल्ड क्या करेगा ना, कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा, है ना, जैसे ई व्हीकल वगैरह कुछ तो सोचेगा, इसीलिए तो ई व्हीकल के बारे में इतना बात हो रहा है ना। पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा एक दिन, आज नहीं तो 100 साल बाद खत्म होगा, बट होगा तो जरूर ना। तब कंट्री कैसे सरवाइव करेगा। सबका अपना अपना अभी से वो सोच रहा है कि जो पैसा कमा रहे हो वो, लेकिन इंडिया कभी भी दुबई जैसा पैसा नहीं कमा सकते। ऐसे दुबई पैसा तो अभी बनाया, मतलब ये जो एरिया है सऊदी अरबिया का, ये तो पैसा कमाना चालू किया 1930s के बाद से। इससे पहले इनके पास इतना पैसा कहाँ था। इससे पहले तो यहाँ का लोग वो मोती बेचता था, मोती समझते हो, पर्ल्स, ठीक है, समुंदर में पर्ल होता है ना, तो यहाँ के समुंदर में पर्ल मिलता था। तो जो जो मतलब यहाँ का पर्ल में ना बहुत ही मतलब क्वालिटी पर्ल होता है, वो पर्ल वगैरह बेच के ये लोग पैसा कमाता था। लेकिन तेल का पैसा और पर्ल का पैसा, ऐसे पर्ल से भी अच्छा कमाया जा सकता है, लेकिन तेल जैसा तो नहीं, है ना। तेल के लिए तो पूरा दुनिया लड़ाई लड़ रहा है। आज अगर आप रशिया यूक्रेन वार देखो तो उसमें भी तेल कहीं ना कहीं है, हर दुनिया का कोई भी कंट्री। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि इंडिया को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, और हमें एग्रीकल्चर को कभी छोड़ने का तो छोड़ो, नाम ही नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ये गलती किया, पाकिस्तान ने ये गलती किया है सर। इसने अपना पैसा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ना लगा के भारत के पीछे आतंक फैलाने में लगा दिया, कश्मीर के पीछे लगा दिया। हाँ तो अपना पैसा, अपने आप को एटॉमिक पावर बना दिया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बता रहा है सर कि एक एटॉमिक पावर कंट्री होने के नाते, ठीक है, मतलब एक परमाणुधर देश होने के नाते, ये बड़ा शर्म की बात है कि हमें सबके सामने भीख मांगना पड़ रहा है ना, वर्ल्ड बैंक के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें, समझा करो कि कंज्यूमर सरप्लस एक बेसिक मैटर है, जो अल्फ्रेड मर्सल सर कितना पुराने दिन में बोल के गया है सर। हाँ लेकिन ये बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने में पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इतना गलती हो रहा है सर। इतना गलती क्यों करेगा, क्योंकि इसमें आम आदमी सफर कर रहा है। प्रॉब्लम तो ये है। अब देखो मैं पाकिस्तान पाकिस्तान ज्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे बात पाकिस्तान का हो, चाहे बात भारत का हो, चाहे बात श्रीलंका का हो, रिसेंटली श्रीलंका भी सिमिलर प्रॉब्लम में पड़ा है। भारत ने भी काफी मदद किया है श्रीलंका को, अलग अलग और भी कंट्रीज ने किया है, बट इंडिया बहुत ही क्योंकि सबसे नजदीक पड़ोसी है हम लोग, और करना ही नहीं चाहिए। सर क्या पाकिस्तान को मदद नहीं करना चाहिए, सर पाकिस्तान तो नहीं आना चाहता ना, भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो अफगानिस्तान को जब प्रॉब्लम आया था तालिबान, और जो अमेरिका वगैरह जब छोड़ के जा रहा था, तो अफगानिस्तान को भारत ने गेहूं दिया सर, 25,000 टन का गेहूं दिया था, 25,000 मीट्रिक टन का। हम लोग पाकिस्तान को भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन रिश्ता तो वैसा करो, आतंक मत फैला करो, ये सब तो ना करो। तो बेसिकली ये बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज को ध्यान नहीं दिया। आपको पता है बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, हाँ सर, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज। किसी भी कंट्री में, कंट्री का इकोनॉमी को डेवलप रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए बेसिक इकोनॉमी क्या होता है सर, व्हाट इज सर सेंट्रल व्हाट टू प्रॉब्लम। प्रोड्यूस, हाँ व्हेन टू, बोलो बोलो। क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कितना बनाना है। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। ये रही ना बात, वेरी गुड सर। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो या श्रीलंका, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे, मतलब क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आज खाने से नहीं होगा, कल के लिए भी सोचना पड़ेगा।
अब पाकिस्तान का क्या हालत है, दर बदर घूमे जा रहे हैं। हाँ, IMF के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, कभी स्विट्जरलैंड में जेनीवा में एक बहुत बड़ा मीटिंग था, हाँ वहां पर जाके बोला हमें लोन दे दो। हाँ, दुबई के पास भी, दुबई तो ऐसे ही देता है। 1950 से, जब से भारत से अलग हुआ है, ये भारत ही था, पाकिस्तान अलग हुआ है, जब से अलग हुआ है तब से दुबई इसको हेल्प करे जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी 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 वो समझ रहा है दुबई कि पाकिस्तान का मेंटेलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब और हेल्प नहीं करना चाहता। अब हेल्प करना चाहता है लेकिन ब्याज इंटरेस्ट ज्यादा कर रहा है, पेट्रोल का दाम ज्यादा करने का बात कर रहा है, तो पाकिस्तान और मुश्किल में है। IMF वगैरह भी बोला कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप जैसे पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम कैसे हुआ, पाकिस्तान के पास सरप्लस फूड नहीं है। सरप्लस फूड मतलब कि अगर कभी आपदा आए, आपदा मतलब इमरजेंसी, अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो पाकिस्तान मतलब के पास ना इतना फूड नहीं है जिसकी जैसे कि वो अपने कंट्री को खिला सके। जैसे द रिपोर्ट आल्सो साइटेड एट डिवास्टेटिंग फ्लड इन 2022, रिसेंटली एक बहुत बड़ा फ्लड हुआ है पाकिस्तान में, और उस फ्लड के कारण वहां के इकोनॉमिक सिचुएशंस में खाने के लिए ऐसे ही बहुत मुश्किल हो गया। और अर्बनाइजेशन के तहत मतलब टू मच अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन समझते हो ना सर, टू मच अर्बनाइजेशन क्या होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा एग्रीकल्चरल जमीन खत्म हो जाना और जगह जगह में घर बना लेना, ठीक है, हर जगह में टाउनशिप और सिटी डेवलप हो जाना। ऐसे हम लोगों को लगता है कि टाउनशिप और सिटी डेवलपमेंट ही सब कुछ है ना, लेकिन नहीं सर, टाउनशिप सिटी डेवलपमेंट एक रीजनेबल वे में होना चाहिए। एक बात नहीं भूलना चाहिए कि खाने का जमीन अगर कम हो जाए तो इंसान खाएगा क्या, पत्थर खाएगा या पेट्रोल डीजल खाएगा। डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग बस शहर बना रहे हैं, सिटी डेवलप कर रहे हैं और गांव का जमीन को भूल जाते हैं सर। पाकिस्तान में भी वही प्रॉब्लम हुआ है, डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन खेती करने का जमीन प्रॉपर डेवलप नहीं किया। भारत में भी इशू है, लेकिन भारत में काफी सारे लोग इस मैटर को लेके ना बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। तो उसके पास इसीलिए क्या हुआ ना, भारत के पास कोरोना पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, बैठे बैठे खाना खिलाया गरीबों को, क्योंकि भारत के पास सरप्लस अनाज है, पाकिस्तान के पास नहीं है, इसलिए उसको फूड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ही, उसके पास पेट्रोल डीजल तो है नहीं, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं है रे भगवान, भारत का ही एक हिस्सा है जो 47 में झगड़ा करके अलग हो गया। अब रिकवरी कंस्ट्रक्शन नीड्स, भारत मतलब इसको बहुत चाहिए, मतलब 1.6 टाइम्स जितना जरूरी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्डअप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, डेवलपमेंट बजट बहुत कुछ उनके पास चाहिए। फूड प्राइसेस इसलिए इतना हाइक हो रहा है क्योंकि उसके पास सरप्लस फूड भी नहीं है। अब इसलिए वर्ल्ड बैंक वगैरह का रिपोर्ट में भी वो बता रहा है कि रिसेंट हालत अगर देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट बोलते हैं इसको, मतलब ये दक्षिण एशिया का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं इसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहा जाता है। इनमें से सबसे वीक कंडीशन अभी पाकिस्तान का है, ये वर्ल्ड बैंक का रिसेंट रिपोर्ट है। अब बेसिकली ये जो आप कंट्री देख रहे हो ना, ये बेसिकली भारत ही है, ये जो भी कंट्रीज आप देख रहे हो, पुराना भारत का मैप खोल के देख लो, यही भारत है। अब अलग अलग हो गया ड्यू टू डिफरेंट रीजन, चलो उसमें उस पर्टिकुलर हिस्ट्री में भी बात नहीं करते। लेकिन मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि कंज्यूमर सरप्लस जैसे बेसिक सिचुएशन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी, जो अल्फ्रेड मार्शल सर इकोनॉमिक्स लेवल में कब का बता के रखा है सर, 1820-30 के आसपास, 1850 में, कि कंज्यूमर सरप्लस होना चाहिए, और ये इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको, मैं मैक्रो इकोनॉमिक बता रहा था इतना देर से मैं आपको क्या बता रहा था, मैक्रो इश्यूज बता रहा था। अब मैं आपको मैक्रो इश्यूज से वापस लेके आ जाता हूँ माइक्रो इश्यूज में, ठीक है, कि ये छोटा छोटा मुद्दा जो किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए कितना वाइटल होता है, ठीक है। देख लो, मार्शल डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कौन सा मार्शल सर, अल्फ्रेड मार्शल, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है डेव एडम स्मिथ सर को। एडम स्मिथ के बाद अगर किसी ने इकोनॉमी के मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ के बाद अगर किसी ने
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा हो, थ्योरी लाया हो या कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हो, उसमें एक है अल्फ्रेड मर्सेल सर। Mercer defined the concept of consumer surplus as the excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is called consumer surplus। मतलब हम सोचे थे हम 100 खर्चा करेंगे बट मेरा खर्चा 80 का हुआ तो मेरे पास 20 का सरप्लस हुआ। जो करेंटली इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट अगर आपको दिखाओ ना, अब ये कंज्यूमर सरप्लस के साथ एक इन्फ्लेशन का भी कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बट इन्फ्लेशन समझने से पहले एक बार कंज्यूमर सरप्लस समझ लो कि किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर सरप्लस तभी हो सकता है कि अगर अगर कंट्री में महंगाई कम है। महंगाई समझते हो ना, हिंदी में महंगाई बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं सर मूल्य वृद्धि। ओके, अब महंगाई या मूल्य वृद्धि जितना कम रहेगा कंट्री में, वो कंट्री उतना बेहतर एक्सपीरियंस करेगा कंज्यूमर लेवल में। ठीक है, अब देखो सर, इंडिया जैसा बड़े आबादी वाला देश, आबादी भी बड़ा मतलब फैमिली बड़ा, बड़ा फैमिली, प्रोडक्शन भी हाई होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंज्यूम मतलब प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज हमारे देश में भी बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, होता भी है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, 90s के जमाने में बहुत मुश्किल होता था भारत में, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाता था, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता भी नहीं था, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ था, क्योंकि आजादी होके ज्यादा टाइम नहीं गया था, उसके बीच में पाकिस्तान बीच बीच में लड़ाई लड़ा हमारे साथ 3-4 बार, चाइना हमारे दिमाग खराब किया है, तिब्बत को लेने के बाद से तंग करके रखता है हमेशा। ठीक है, तो वार लड़ना साथ साथ में प्रोडक्शन लेवल खराब हो जाना कंट्री के लिए बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन हो जाता है। हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते, लोगों के लिए खाना अवेलेबल नहीं कर पाते, तो कंट्री मुश्किल में हो जाएगी। क्योंकि ऑन दैट मोमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए फूड जुगाड़ करेगा कि डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी पाकिस्तान का हालत है कि पब्लिक के लिए खाना जुगाड़ करे कि डेवलपमेंट करे। तो चलो मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में पहले बात करता हूँ, फिर मैं आपको महंगाई का एक पिक्चर दिखाऊंगा, रिसेंट एक रिपोर्ट है। ठीक है, आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि करंट भारत का सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज का सिनेरियो क्या है। मैं सीनियर के क्लास में डिस्कस कर रहा था, इंटर फाइनल का जो क्लास होता है ना इकोनॉमिक्स का, वहां पर मैं बात कर रहा था, तो मैं सोचता कि आप लोगों को भी बता देना चाहिए, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि क्या करंट रिपोर्ट है। मैं कल ही इसी इंटर का इकोनॉमिक्स क्लास में बता रहा था। तो फिलहाल आप कंज्यूमर सरप्लस एक बार देखो सर, कंज्यूमर सरप्लस अल्फ्रेड मर्सल सर ने दिया था। क्या है कंज्यूमर सरप्लस? सीएस इज द सीएस मतलब कंज्यूमर सरप्लस। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर ए गुड्स एंड इट्स मार्केट प्राइस। मतलब मैं सोच के जा रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम इतना पे करूंगा बट मार्केट में थोड़ा कम हो गया, चलो अच्छा है, बढ़िया है, मैं पैसा जमा के आ गया। और हमेशा खुश होते हैं हम लोग, थोड़ा सा 5% भी अगर मुझे डिस्काउंट मिल जाए तो। कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कंज्यूमर कितना देने के लिए रेडी है माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस। ठीक है, अब ये इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कंज्यूमर सरप्लस से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना। व्हाट ए कंज्यूमर रेडी टू पे इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर जितना रेडी टू पे है ना सर, वो एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब मैं अपनी यूटिलिटी के लिए पर यूनिट के लिए कितना खर्चा कर रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था यूटिलिटी क्या है, जरूरत है ना। यूटिलिटी वो होता है कि कोई भी चीज जब हम लोग परचेस करते हैं और परचेस करके कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है ना। एक ग्लास पानी पी के आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो उस एक ग्लास पानी का यूटिलिटी है, और उस यूटिलिटी को पाने के लिए आपने खर्चा किया, 20 रुपीज का एक बॉटल खरीदा, है ना। तो ऐसा अगर एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, चार बॉटल खरीदते जाओगे, पर यूनिट के लिए आपका जो खर्चा हो रहा है ना, ठीक है, वो तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एक एक बॉटल का पानी आपको चाहिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, व्हाट अ कंज्यूमर रेडी टू पे इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी and what he actually pays is taken in terms of price। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा मतलब इक्वेशन बिल्ड कर रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? जो कंज्यूमर रेडी टू पे हो रहा है ना पर यूनिट के लिए, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर एक ग्लास, एक बॉटल पानी के लिए आप जितना रेडी टू पे हो, वो आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी है, और जो आपने एक्चुअल में पे किया वो आपका प्राइस है। तो एमयू माइनस पी,
इक्वल्स टू CS। CS मतलब कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में है, व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। बट अगर इसको हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली बताएं तो कंज्यूमर सरप्लस मतलब मार्जिनल यूटिलिटी में, और व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे का मतलब होता है, व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज कॉल्ड P, प्राइस। द कॉन्सेप्ट इज डिराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से निकाले सर? डिमिनिशिंग यूटिलिटी से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता के रखा सर। डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है? एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप हमेशा कंज्यूमर का क्या कॉन्सेप्ट है जानते हो? हर कंज्यूमर दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, भारत से लेके इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, अमेरिका से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जहां घूमना है घूम लो, बट कंज्यूमर का ये टेक्निक कभी नहीं बदलेगा। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, कंज्यूमर का जो टेक्निक है ना डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, ये कहीं पर भी चले जाओ सर दुनिया में, आपको हमेशा एक ही नजर आएगा। चाहे चाइना का कंज्यूमर को देख लो, या इंडिया का कंज्यूमर को देख लो, या सऊदी अरब का, या इजिप्ट का, इराक का, सीरिया का, फर्क नहीं पड़ता। हर जगह में आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? वही, एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हम लोग हमेशा कम दाम पे करना चाहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स वगैरह में भी बता के रखा था, याद करो जरा, जरा याद करो। कैसे बोला था मैं आपको? क्या आप अपने अपने लिए टी शर्ट खरीदने गए हो, और मानो कि दुकानदार आपको एक टी शर्ट का दाम बोला 30 रुपीज। सर 30 रुपीज में कहाँ टी शर्ट मिलता है? अरे चलो मान के चलते हैं, मानो कि आप होलसेलर हो, ठीक है, होलसेलर में 100 रुपीज का टी शर्ट जो होता है ना, उसको 30, 40, 50 टका में खरीद लेते हैं सर। ये जो मार्केट में बिजनेस करते हैं उनको पता है, 50 रुपीज में टी शर्ट खरीद के 100 रुपीज में बेच देता है। पॉसिबल? पॉसिबल सर। सूरत में, बांग्ला में, मतलब वेस्ट बंगाल में ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पर सस्ता में कपड़ा मिलता है। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो सर, खबर तो कहाँ मिलता है 30 टका का टी शर्ट? छोड़ो सर, झगड़ा ना करो अभी 30 टका का टी शर्ट के बारे में। मानो कि एक टी शर्ट का दाम है 30 रुपीज, लेकिन सवाल ये है सर कि आप अपने लिए लोगे तो एक टी शर्ट के लिए 30 रुपीज रेडी रेडी टू मतलब रेडी टू पे हो, लेकिन सेकेंड टी शर्ट, मानो आपका दोस्त बोला कि भाई जा रहा है धर्मतल्ला, मेरे लिए भी एक टी शर्ट लेके आना, लेकिन तुम दो टी शर्ट जैसे ही लेने जाओगे ना, अब दुकानदार को बोलोगे और एक लेंगे, दाम कम करोगे क्या? तो दुकानदार बोलते हैं, दुकानदार आपको कम करेगा, आप भी कम देना चाहोगे, है ना? बस सिर्फ सिर्फ एक टी शर्ट लेते तो दुकानदार कम नहीं करता, और आप भी उतना बार्गेन ना करते। लेकिन सेकंड वाला लेना है, या थर्ड वाला लेना है, चौथा लेना है, पांचवा लेना है, आप देखो धीरे धीरे आप कम पे करना चाहते हो। देखो आपका रेडी टू पे कम है, क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपके लिए चाहिए, जो आप, इसीलिए तो आप मार्केट गए, आपका दोस्त नहीं आया। तो दोस्त के लिए नेसेसिटी नहीं है, वो बस आपको बोला है कि भाई जा रहा है, मेरे लिए भी एक लाना था, ठीक है। तो ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या हो रहा है, आपका यूटिलिटी कम हो रहा है, आपका जरूरत उतना है नहीं, इसीलिए एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हम लोग हमेशा कम दाम पे करना पसंद करते हैं। ये कंज्यूमर का टेक्निक है। इसे इसे अल्फ्रेड मर्सेल सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सर क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि धीरे धीरे हमारा यूटिलिटी कम होता है पर यूनिट पे, और वो उसके लिए हमेशा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट के लिए कंज्यूमर ऑलवेज कम पे करना चाहेगा। ये कंज्यूमर का अपना एक नेचर है, चाहे कहीं भी चले जाओ। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो सर, हाँ जरा सर। बोलिए, है ना? ओके सर। अब देखो ये जो कंज्यूमर का ये जो सोच है, कंज्यूमर का ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब कंज्यूमर को तो अपनी तरह सोचता है, लेकिन दुकानदार भी अपना तरह सोचता है। अब दुकानदार भी ना देख लिया कि भाई इतना कौन सा, मतलब सारा दिन चै 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 करना है, मतलब कस्टमर से इतना बात नहीं करना है, जो भी लेना है ले लो भाई, 20 रुपीज का दाम तय कर दिया, कम नहीं होगा। ना ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे। होलसेलर लोग ऐसा ही बात करता है थोड़ा, रिटेल में फिर भी थोड़ा तू मैं चलता रहता है कि ना इतना में नहीं होगा, उतना में नहीं होगा, इतना में नहीं होगा, उतना में नहीं होगा, है ना? मतलब होलसेल रिटेल में थोड़ा हो सकता है, होलसेल वाले ना थोड़ा सा भाई थोड़ा सा दाम को रिजनेबल कम कर रखते हैं। एक भी लो तो भी 20 रुपीज, दो भी लो तो भी 20 रुपीज, तीन लो तो भी 20, चार लो तो भी 20, पांच लो तो भी 20, सात लो तो भी 20, जाओ जो भी लेना है लो 20 रुपीज तक। ये दुकानदार ने डिसाइड कर दिया।
अब आप देखो क्या हो रहा है आपका, आप ध्यान से देखना सर आपका क्या हो रहा है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस होगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे 30 रुपीज, एक टी शर्ट लोगे दाम देना है 30 रुपीज, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 1 टी शर्ट, जिसके लिए आप कितना पे कर रहे हो 30। प्राइस कितना है, दुकानदार बोलता है, सप्लायर बोल रहे हैं कि 20 रुपीज लेना है, तो एक टी शर्ट के लिए 30 सोच के गए थे, दुकानदार दाम लगा के रखा है 20। कितना सरप्लस कर लिए सर, कितना सरप्लस कर लिए, 3। 10। सेकेंड टी शर्ट के लिए आपने थोड़ा बार्गेन किया, ठीक है, आपने सोचा कि नहीं दूसरे के लिए तो मैं 28 दूंगा, लेकिन दुकानदार ने फिक्स कर दिया चलो हर एक माल 20, होता है ना, हर एक माल, हाँ हर एक माल 20। होलसेलर है, इतना दिमाग नहीं लगाता। कभी बड़ा बाजार गए हो सर, हाँ, कोलकाता का होलसेल मार्केट, नॉट जस्ट कोलकाता, ईस्ट एशिया का, एशिया का भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और ईस्ट एशिया में तो सॉरी ईस्ट इंडिया में तो सबसे बड़ा, ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया का वन ऑफ द बिग होलसेल मार्केट, ठीक है, एक जमाने में सबसे बड़ा था, एक जमाने का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट था। आज कोलकाता का वो प्राइड नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ कम नहीं है, फिर भी कुछ कम नहीं है, ये बड़ा बाजार है, ठीक है। ये एरिया देख रहे हो ना, ये जो एरिया पूरा फैला हुआ है, लाल बाजार से लेके पूरा यहाँ तक, ये बाजार जो है ना सर, यहाँ पर क्या नहीं मिलता। ये लाल बाजार से नाकोदा मस्जिद रोड होके, ठीक है, ये चिप्पू ट्राम लाइन होके, ठीक है, और एमजी रोड के दोनों तरफ, ठीक है, एक तरफ मालापाड़ा पूछता, एक तरफ आपका चाइना मार्केट, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। कभी विजिट करना, थोड़ा सा संभाल के जाना सर, ठीक है, क्योंकि ना लेबर लोग इतना हड़बड़ी में रहता है। अगर कभी नहीं गए तो अचानक चले मत जाना, और ब्लॉग बनाने के लिए जाओगे तो थोड़ा सोच के ही जाना, कैमरा वगैरह कहाँ टूट जाएगा पता नहीं सर। हाँ वर्किंग डेज में स्पेशली, यहाँ पर कभी जाओगे ना, कपड़ा वगैरह इतना सस्ता में मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन बात यही है कि आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, और वहां पर लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि आपसे बैठे बैठे बार्गेन करें। वो लोग माल का दाम लगा के रखता है, हाँ, कुछ कुछ लोग इसे लूटता भी है, वो अलग बात, ठीक है, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो शायद लूट जाओगे, लेकिन अगर आप नॉलेजेबल हो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि यहीं से पूरा ईस्टर्न भारत मार्केट करके जाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बता के रखता हूँ आपको, सिक्किम, दार्जिलिंग, वो तो दार्जिलिंग तो बंगाली है, सिक्किम, इधर का आसाम, मणिपुर, ये लोग भी बड़ा बाजार से मार्केट करके लेके जाता है, ठीक है, और वहां जाके सेल करता है। यस सर, तो बात क्या है, बड़ा होलसेल मार्केट में ना दाम फिक्स कर देता है। अब आप सोचे थे 30, दाम लगा 20, आप सोचे थे 28, दाम लगा 20, आप सोचे थे 26, दाम लगा 20, आप सोचे थे 24, दाम लगा 20, आप सोचा 22, दाम लगा 20, आपने सोचा 20, फिर भी दाम लगा 20, दुकानदार कम नहीं करेगा। आपने सोचा 18, 7 ही मिनट के लिए, दुकानदार बोल रहे नहीं दादा 20, तो समझे। अब देखो आप कहाँ तक सरप्लस किए, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ आके आप जीरो लेवल में आ गए, मतलब जहां पर आप रेडी टू पे 20 हो, और दुकानदार भी आपको 20 में ही देने के लिए बात कर रहा है, तो यू आर रेडी टू पे 20, एंड दुकानदार आपको बता रहा है 20, मतलब यू आर रेडी टू पे 20 एंड एक्चुअल में आपको पे करना पड़ रहा है 20, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट यहाँ पर आपका सरप्लस हो गया जीरो, और जिस पॉइंट पे आपका सरप्लस जीरो हो गया, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो गया, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जहां पर इक्वल हो जाएगा, वहां पर रेडी टू पे और एक्चुअल पे इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा और प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो सरप्लस नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा। आप कम दाना देना चाहते हो, पर दाम तो मार्केट में फिक्स है। सो यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट रखना पड़ा सर, क्यों, क्योंकि कुछ तो हमें एक्चुअली क्या है ना, रियल सिचुएशंस में हो सकता है कि थोड़ा सा दुकानदार अपने आप को एडजस्ट करे, बट क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ चीजों को हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, तो कंज्यूमर कहाँ पर जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होगा। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली
पुट करो, अगर इसको ग्राफिकली पुट करो तो कैसे देखने में होता है कंज्यूमर सरप्लस का, आप जरा देखें। कुछ नहीं है सर, जो भी समझाया गया बस उसको पुट करो। एक तरफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, है ना। आप लोगों को तो पता ही है कि ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का एक पैटर्न है। जो लोग मैथ्स बचपन से पढ़े हो, सभी को ही पढ़े हो, दे ऑल नो। तो मुझे मैथमेटिकल बातें ऐसे भी मुझे उतना आता नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स समझा सकता हूँ, ज्यादा मैथ्स मत पूछ लेना। सर ये कोई बात हुआ? हाँ सर ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया इस तरह से, सर इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि आप प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एक तरफ मेंटेन करना होगा और एक तरफ क्वांटिटी। तो आप अगर एक यूनिट, मतलब ये जो यूनिट था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक तरफ आपने यूनिट दिया, दूसरी तरफ मतलब वाई एक्सिस में आपने प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिनोट किया। अब ऐसा करने के बाद आप कितना तक जाओगे, जितना आपका मैक्सिमम प्राइस है ना, तो 30। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ यूनिट, एक यूनिट के लिए रेडी टू पे कितना 30, बट सर ये तो फिक्स है 20। ये जरा देखिए सर, 20 तो पहले से प्रीफिक्स्ड है, दुकानदार जो है वो आपको 20 में ही देगा और आप भी दे रहे हो सर, है ना, क्योंकि आपने तो उससे ज्यादा सोच के गए थे, आप तो उससे ज्यादा सोच के गए थे। तो 20 आपको एक्चुअल में देना पड़ेगा, जो दुकानदार प्रीफिक्स करके रखा है। सो यू रेडी टू पे 30 बट एक्चुअल पे 20, तो 20 तो फिक्स्ड है। अब आगे देखो कि 30 होगा तो इतना सरप्लस होगा, जिसका आपको पता है 28 होगा तो थोड़ा और कम होगा। ऐसे धीरे 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 आपका सरप्लस अमाउंट कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। धीरे 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 आपका कम होने लगा, जैसे जैसे 20 तक आया आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गए। मतलब तब तक सरप्लस करोगे जब तक मार्जिनल इक्विलिटी और यूटिलिटी और प्राइस इक्वल ना हो जाता। बोलो सर, एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से बताऊंगा। স্যার মার্জিনাল ইউটিলিটির বাংলা মানেটা আরেকবারটি বলবেন? মার্জিনাল ইউটিলিটির বাংলা, মার্জিনালের বাংলাটা কি আমার ঠিক মনে পড়ছে না। প্রান্তিক, প্রান্তিক উপযোগিতা। বাংলাতে মার্জিনাল কথার মানে হচ্ছে প্রান্তিক, আর ইউটিলিটি কথার মানে হচ্ছে উপযোগিতা। আজকাল আমিও বাংলাটা খুব একটা ব্যবহার করি না বলে আমিও ভুলে যাচ্ছি। हमारे लैंग्वेज, हम लोग अपना भाषा है, भूलना नहीं चाहिए, बट क्योंकि सर इकोनॉमिक्स का पढ़ाई वगैरह तो इंग्लिश में ही हुआ है ना, तो इसलिए ना याद नहीं रहता। फिर भी तुमने पूछा तो मैं बोल दिया, यही है प्रांतिक उपयोगिता बोले एटाके। बट प्लीज, क्योंकि सर प्रोफेशनल एग्जाम में ना बंगाली का कोई जगह नहीं है, मतलब कोई भी ना, तो बंगाल हिंदी फिर भी यूज होता है अप टू इंटरमीडिएट लेवल तक सीए वगैरह में, लेकिन आप ना बांग्ला से जोड़ो मत प्लीज, ठीक है। आपने पूछा मैंने बोला, ওকে, তুই জিজ্ঞেস করলি আমি বললাম, কিন্তু না বাংলাটা মনে করার চেষ্টা করিস না, এতে তোরই গন্ডগোল হবে। তুই এটাকে মার্জিনাল বলেই পড়ার চেষ্টা কর, তোর কাজে লাগবে। বুঝতে পারলি শুভজিৎ আমি কি বলছি? হ্যাঁ স্যার। কারণ এই বাংলা দিয়ে যখনই কনভার্ট করতে চাইবি, ট্রান্সলেট করতে চাইবি, কানেক্ট করতে পারবি না। ঠিক আছে নিজের প্রয়োজনের জন্য বলে রাখলাম, বাট অলওয়েজ মুশকিল হতে পারে, ঠিক আছে। সবসময় এরকম ট্রান্সলেট করে করে কি পড়াশোনা করা যায়? ঠিক আছে, আচ্ছা বাকিটা বোঝা গেছে তো, कॉन्सेप्ट হ্যাঁ স্যার। क्लियर है ना सब? হ্যাঁ স্যার। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, जो मैंने लास्ट दिन नहीं बोला था। अच्छा हाँ, यहाँ पर और एक चीज बता देते हैं सर। तो इन दी अबव टेबल एंड फिगर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन दिस 6th यूनिट। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है? 6th यूनिट में जाके। मतलब कंज्यूमर कहाँ तक अपने आप को इक्विलिब्रियम कर सकता है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो अपने आप को इक्विलिब्रियम कर सकता है। तो अब पॉइंट इज दैट सर ओवरऑल, तो फिर कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेशन कभी कभी पूछता है एग्जाम कहीं, बहुत ही पॉपुलर है। इन द अबव टेबल एंड फिगर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द 6th यूनिट बिकॉज हियर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू पी। बिकॉज 6th यूनिट जब आप खरीदने जा रहे हो, आपका मार्जिनल यूटिलिटी एंड आपका प्राइस सेम है,
₹20, मतलब यू आर रेडी टू पे 20 एंड मतलब सप्लायर इज ऑल्सो रेडी टू सेल यू द प्रोडक्ट इन ₹20, है ना, मतलब यू एक्चुअली पे 20 एंड यू ऑल्सो रेडी टू पे 20। सो जिस पॉइंट में आपका रेडी टू पे एंड एक्चुअल पे इक्वल लेवल में आ जाएगा, इन दिस वे व्हेन वी विल कंज्यूम 6 यूनिट्स ही इज टोटल रेडी टू पे। एक्चुअली आप 6 यूनिट तब खरीदने जाओगे तो आपका एक्चुअल में कितना आप मतलब खर्चा करना चाहते हो, देखो हिसाब करके। पहला यूनिट के लिए आप रेडी टू थे 30, सेकेंड के लिए 28, थर्ड 26, फोर्थ 24, फिफ्थ 22, सिक्स 20, कुल मिला के 150, कुल मिला के 150। अब टोटल अमाउंट एक्चुअली पेड क्या होगा, 20 20 20 20 20 T20 खेल लिया हम लोगों ने, 120, तो 150 रेडी टू पे है, 150 रेडी टू पे है, एक्चुअल पे 120, सरप्लस कितना हुआ 30, विच इज मैक्सिमम सरप्लस, विच इज मैक्सिमम सरप्लस, है ना। सो आपको इस तरह से मैक्सिमम सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए भी एग्जाम में सवाल करता है। लेकिन अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, कौन आपको रोकता है सर। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছেন? असीमा, अरित्री, सभी को पूछ रहा हूँ, सुबीर, साहिल, सिवास, ओके ठीक है सर। तो ये था कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट, ये सब तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। बजट भी लास्ट दिन करा दिया था, और ये सब इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट भी बता दिया था, बजट लाइन भी बता दिया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड बजट लाइन का कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस कर चुका था, है ना। ये सब पॉइंट मैं ऑलरेडी बता दिया था। सर अब थोड़ा सा ना मैं आपको सप्लाई के बारे में बात करूंगा। हाँ, मैंने डिमांड के बारे में बहुत बात किया, बट मैंने सप्लाई के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सप्लाई के बारे में बात कर लेना चाहिए सर, उसके बाद ही मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा। मतलब हम लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बात किए, बट सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिल्कुल बात नहीं किए। इकोनॉमी तो अकेला नहीं चलता ना, सिर्फ डिमांड करने से इकोनॉमिक्स नहीं होता, मार्केट में सप्लाई भी होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का बात मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, पाकिस्तान में डिमांड तो बहुत है, पर क्या सप्लाई है सर? पाकिस्तान में डिमांड तो बहुत है, बट क्या सप्लाई है? नहीं सर। नो सर। अगर सप्लाई होता, अगर सप्लाई होता तो शायद दाम इतना ना होता, है ना। अगर सप्लाई होता तो दाम इतना ना होता। उस दिन मैं आप लोगों को एक आई थिंक दिस वन, यस, ये देखो सर, प्राइसेस ऑफ डेली आइटम्स मल्टीप्लाइंग इन पाकिस्तान। इसमें अब अगर देखोगे ये रिसेंटली और बढ़ा है सर, और डे बाय डे मतलब इसका इंक्रीज हो रहा है। अब अगर लोन मिलेगा तो शायद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर सब्सिडी दिया जाए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, तो शायद कम हो जाएगा। पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि भारत से दोस्ती कर लो, ठीक है, क्योंकि भारत के पास ये सभी चीजें अवेलेबल हैं, और भारत से पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही इजी है ना। इंडिया से पाकिस्तान कितना दूर है पता है आपको? सर कभी अगर आप लोग पंजाब जाते हो, अगर कभी भी मौका मिले जरूर जाना, पुण्य भूमि है अमृतसर। देखो सर, यहाँ से वाघा बॉर्डर है सर, तो अमृतसर से लाहौर का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर भारत के साथ पाकिस्तान का दोस्ती हो जाता है, ठीक है, मुझे तो मैं तो मानता हूं कि दोस्ती होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर कंडीशन पर, बदमाशी करने से नहीं होगा सर, ठीक है। जैसे शुरू से बदमाशी कर रहा है वो बदमाशी नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि देखो सर, हम लोग जितना शांति में रहेंगे, वार के लिए जितना खर्चा कम होगा देश के लिए उतना अच्छा है, हमारे लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। रिसेंटली मोदी जी ने एक बात किया, बोला कि पाकिस्तान आओ जंग लड़ते हैं। रिसेंटली मोदी जी ने एक बहुत सुंदर सा भाषण दिया, यूट्यूब में बड़ा वायरल हुआ था, कि आओ पाकिस्तान जंग लड़ते हैं, लेकिन इस जंग बंदूक का नहीं, ये जंग गरीबी खत्म करने, देखते हैं कि कौन कितना जल्दी अपना अपना देश का गरीबी खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के लिए गरीबी खत्म करना है, पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन हार्डली 24 करोड़ का है, और भारत 140 करोड़ लोगों का गरीबी खत्म करेगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन का 50% लोग भी मिडिल क्लास या गरीब है, तो पाकिस्तान के लिए हार्डली 12 से 15 करोड़ लोगों के लिए मेहनत करना है, भारत को 80 से 90 करोड़ लोगों के लिए मेहनत करना है।
ठीक है। तो मोदी जी ने बोला कि आओ पाकिस्तान जंग लड़ते हैं, ठीक है, आओ पाकिस्तान जंग लड़ते हैं कि कौन कितना जल्दी अपने अपने देश का गरीबी खत्म कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये सब बात समझ में थोड़ी ना आएगा, हाँ, क्योंकि कभी चाइना को पीछे लेके सोचता है, तो कभी अमेरिका को साइड में लेके सोचता है। अमेरिका तो साइड हो गया, अब चाइना भी धीरे धीरे साइड हो रहा है, ठीक है, चाइना भी धीरे धीरे साइड हो रहा है। वो क्या है ना, यहाँ पर एक कॉरिडोर बना रहा है, पता है आप लोगों को, इस एरिया में हमारे पीओके के ऊपर से, जो भारत का ही कश्मीर है सर, ठीक है, भारत चाहे ना अभी पाकिस्तान को अटैक भी कर सकता है, लेकिन ऐसा भारत कभी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भारत का ना पुराना रीति है, निहत्थे पे वार नहीं करते, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान, अगर भारत का ऐसा स्थिति होता, हाँ मैं आपको बोलता हूँ, पाकिस्तान डेफिनेटली अटैक करता। अब ये देखो, ये यहाँ पर ना एक कॉरिडोर बना रहा है, सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको पूरा फंडिंग चाइना से मिला है। अब ये सब चीजों में कितना फिजूल का खर्चा किया है, आपको मैं क्या बताऊं। जो भी हो, आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब बहुत सारा बातें हैं सर, बात करते करते खत्म नहीं होगा। अब दाम देखते जाओ कैसे दाम बढ़े जा रहे हैं। 36.7 ऑनियन का 1 kg का दाम था, अभी 220.4 हो गया। चिकन ब्रॉयलर 210 से 383 टका हो गया। छोला 150 से 228। नमक का दाम 50 टका केजी हो गया, 32 से। ऐसे नमक वहां का खुद का प्रोडक्शन भी होता है, नमक भारत भी पाकिस्तान से लेता है, आपको बता दूं मैं। कुछ नमक वो नॉर्मली नॉर्मल समुद्र वाला नमक नहीं, वो एक होता है सर, पत्थर वाला नमक होता है, संदक लवण बोलते हैं उसको, है ना, वो लवण नमक जो होता है वो पाकिस्तान से भारत लेता है। मूंग दाल बासमती, देख रहे हो दाम 2022 से 23 का फर्क। इन्फ्लेशन देखो सर, इन्फ्लेशन देखो, मतलब क्या है, सप्लाई क्राइसिस है, तभी दाम बढ़ रहा है। अब आपको मैं इन्फ्लेशन रेट दिखाना चाहूंगा, आईएमएफ दिखाओ तो आपको पता चल जाएगा। कंट्री वाइज, कंट्री वाइज इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, यहाँ पर विकिपीडिया सोर्स उतना ट्रेंडिंग मतलब ये काम नहीं करेगा। ये अक्टूबर 2022 का आउटलुक है, आप देख सकते हो, ये आईएमएफ के साइड से आ गया सर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख लो, फटाफट देख लो। ये आईएमएफ है जो दुनिया भर के मतलब कंट्रीज को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसने महंगाई का एक रेट दिया है, जिस रेट के हिसाब से कौन सी कंट्री में कैसे कितना महंगाई चल रहा है। महंगाई का मतलब समझते हो, इन्फ्लेशन, मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि में क्या होता है, अगर ज्यादा महंगाई रहेगा तो देश दिन ब दिन गरीब होता जाएगा, मतलब देश के पॉपुलेशन जो है वो दिन के दिन गरीब होता जाएगा, ठीक है, मतलब जो रिच है वो मिडिल क्लास हो जाएगा, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास हो जाएगा, जो लोअर मिडिल क्लास है वो पोर हो जाएगा, और जो पोर है वो बिलो पॉवर्टी में आ जाएगा, और जो बिलो पॉवर्टी में है वो मर जाएगा। समझे कुछ, हाँ। अब देखो, इन्फ्लेशन रेट देखो चाइना का, मतलब चाइना में अच्छा खासा प्रोडक्शन लेवल है, खाना पीना ठीक ठाक है सर, तभी तो 2.2। 2.2 का मतलब क्या है, मतलब आज अगर आपको कोई चीज खरीदने में 100 रुपीज खर्चा करना पड़ता है, तो नेक्स्ट ईयर आपको 102 रुपीज खर्चा करने से वो चीज मिल जाएगा। सर 2 से लेके 3% इन्फ्लेशन इज ओके, जैसे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स का 3.5 से 4%, लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स में 10% इन्फ्लेशन चल रहा था। सर भारत का दिखाओ, 5.1, देख पा रहे हो सर, मतलब जिस चीज के लिए हम लोग अभी 100 टका खर्चा करते हैं, वही चीज के लिए हमें अगर खर्चा करना पड़े नेक्स्ट ईयर तो 105 खर्चा करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर आज आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, और अगर मार्केट में 5% इन्फ्लेशन है, हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं सर, इफ मार्केट में इन्फ्लेशन रेट 5% है, और अगर आपके पॉकेट में 100 रुपीज है और 5% इन्फ्लेशन है मार्केट में, इसका मतलब ये भी होता है कि ये 100 रुपीज नेक्स्ट ईयर 95 का वैल्यू हो जाएगा। सर हमारे पॉकेट में तो 100 ही दिखेगा, बट एक्चुअली उसका रियल वैल्यू 95 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, इन्फ्लेशन का खतरा समझ रहे हो सर, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्या है। यस सर। तो है अब सर। ठीक है,
तो जब भी नेसेसिटी प्रोडक्ट का सप्लाई किसी भी कंट्री में, चाहे कुछ भी हो, नेसेसिटी एनीथिंग, चाहे वो नॉर्मली फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये तो बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स के ऊपर जाओ तो एडुकेशन, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, जो भी जरूरी चीजें हैं, अगर जिस कंट्री में वो चीज बनता है, वो कंट्री को कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे चाइना अभी ये सब मैटर में ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो। चाइना में बहुत अच्छा इन्फ्लेशन कंट्रोल है, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सऊदी अरबिया, ओमान, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस में कैमरन, ठीक है, माली, ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट उतना है नहीं, और इधर आपका इक्वेटर 2.4। लेकिन अगर मैं आपको कुछ कंट्री दिखा रहा हूँ, जैसे कि पाकिस्तान, कितना है सर, 20% इन्फ्लेशन है। दैट मीन्स अगर आज के डेट में पाकिस्तान के किसी लोगों के पॉकेट में 100 रुपीज है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि नेक्स्ट ईयर वो 100 रुपीज का वैल्यू 80 रुपीज हो जाएगा। सर ऐसा कैसे होता है सर, ये डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, ये परचेजिंग पावर में इफेक्ट करता है, कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने से आपका परचेजिंग पावर प्रॉब्लम में आ जाएगा। मतलब आप सोचोगे कि मैं खरीद सकता हूं, बट आप खरीद नहीं पाओगे, बिकॉज आपका इनकम ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होता है जितना कि कंट्री का इन्फ्लेशन। मैं आपको और भी कुछ कंट्री दिखाता हूँ, जैसे जो लोग फुटबॉल लवर हो, बहुत लोग हैं ना सर जो लोग फुटबॉल को प्रेम करते हैं। अर्जेंटीना इस बार वर्ल्ड कप भी जीता है, थोड़ा सा उनको खुशी मिले, लेकिन अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन देख सकते हैं आप, 76%। बहुत खराब इकोनॉमिकल सिचुएशन है अर्जेंटीना में। और भी कंट्री दिखाता हूं मैं आपको, ब्राजील ठीक है 4.7, ठीक है, मतलब पड़ोसी है अर्जेंटीना का, बट अच्छा है, इकोनॉमिक सिचुएशंस काफी बेहतर है। सर आप इसका देखो, जिम्बाब्वे का देखो, क्रिकेट खेलता है, बहुत लोग नाम सुना होगा जिम्बाब्वे का। 204% का इन्फ्लेशन है, 204% का। मतलब वहां पर तो, मतलब मारपीट काटा काटी यही चलता है। और इतना प्रॉब्लम क्यों, रेसिज्म भर भर के है, सादा काला लड़ाई, जात पात नहीं है उतना, मतलब धर्म को लेके प्रॉब्लम नहीं है, काला सादा का प्रॉब्लम है। और इतना प्रॉब्लम, और चाइना पूरा खरीद के रखा है, चाइना से इतना लोन लिया। पाकिस्तान का भी सेम हालत है, चाइना बहुत सारे कंट्री से लोन लेके रिपे नहीं कर पा रहे। जैसे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी का 77% लोन है। मतलब अगर 100 रुपीज जीडीपी कमाएगा तो 77 रुपीज लोन देना पड़ेगा। भारत का सिचुएशन ऐसा नहीं है। जिम्बाब्वे का देख पा रहे हो सर, 204%। और एक कंट्री देख लो, वेनेजुएला, इसके पास भी तेल का कुआं है, इसके पास भी तेल का कुआं है, लेकिन फिर भी अपना इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 195%, और भी ज्यादा था, बट रिसेंट फोकस आईएमएफ ने थोड़ा कम कर दिया, इसका तो करीब 1000% के आसपास इन्फ्लेशन था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इंसान इंसान को काट के खा रहा है वेनेजुएला में। ऐसा ऐसा हालात, मतलब भयंकर सिचुएशन है। अब मैं आपको जस्ट आइडिया दिया, ठीक है। अब आप लोग जैसे जैसे अपना इकोनॉमिक्स का नॉलेज बढ़ाओगे, आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज क्या होता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको सप्लाई के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे आप लोग। अब सप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, अब कंट्री में जो सप्लायर होना ना, मतलब किसी भी इकोनॉमी में सप्लायर का बहुत बड़ा रोल प्ले है। मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि डिमांड तो रहेगा अपनी जगह, लेकिन डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर सप्लाई भी होना चाहिए। जैसे मानो कि हम लोग आज के डेट में टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे है ना, फोन वगैरह खरीदने में हम लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता है, मतलब 20,000, 30,000, 15,000। फिर भी चाइना थोड़ा सस्ता में सप्लाई कर रहा है, बट इंडियन टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है। अगर इंडिया में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क, तो ऑलरेडी डेवलप हुआ है, तभी हम लोग इंडिया में असेंबल वगैरह कर पा रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद एक डिसीजन लिया था, मतलब करंट प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन ये लिया था कि हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर ना पाए, बट कम से कम कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में सेल नहीं कर पाएगा। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था, मतलब मोदी जी का कॉन्सेप्ट ऐसा था, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि चाइना अगर साउमी का फोन या रियलमी का फोन बेचना चाहता है, तो वो डायरेक्टली चाइना में बना के इंडिया में नहीं बेच सकता। आपको इंडिया में फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, उसके लिए भारत सरकार आपको जगह देगा। बदले में क्या होगा इसमें, इसमें नॉलेज का भी शेयरिंग होगा, और इंडियन एम्प्लॉय से ही आपको मैन्युफैक्चरिंग करना होगा।
तभी जाके आप इंडिया में मोबाइल फोन बेच पाओगे। और हर एक मोबाइल के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेक इन इंडिया लिखा रहेगा। और आजकल देखने को मिलता है, ये सर नो सर, यस सर। है ना? हाँ सर। और इसी वजह से तो सर टेस्ला भी नहीं आ पाया। 100% जीएसटी लगा दिया इसीलिए। हाँ ऑब्वियसली। मतलब मतलब चाइना में फैक्ट्री बना दिया था तो यहाँ फैक्ट्री नहीं बनाया, इसीलिए 100% जीएसटी। टेस्ला। मतलब सर जी 35 लाख की कार है, उसको 72 लाख में खरीदेंगे। हम क्या कर सकते हैं, अच्छा किया। ऐसे टेस्ला का जो वो क्या बोलते हैं, ड्राइवरलेस कार भारत में पता नहीं सर कैसे चल पाएगा। आई डोंट नो सर, कि भारत के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया बहुत ही भीड़ भाड़ का जगह है सर। चाइना में भीड़ है पर चाइना में जगह बहुत है। भारत के पास इतना जगह कहाँ है सर। मतलब हम लोग बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना कंपेरेटिवली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना में काफी कम है। कंट्री बहुत फैला हुआ है, भारत से 2 गुना बड़ा है। चाइना में भी एप्लीकेबल कर सकता है, जो भी हो, चलो ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अब देखो जिसका जो भी है ना, अब किसी से जल के कोई फायदा नहीं है। चाइना का अपना भी प्रॉब्लम है। चाइना में इतना बड़ा देश है, पर उसका एक हिस्सा पूरा रेगिस्तान बने जा रहा है दिन बे दिन, है ना? भारत का एक खुशी है कि भारत का जितना भी जमीन है, हल्का सा थर डेजर्ट को छोड़ के राजस्थान का, बाकी पूरा जमीन भारत में उपजाऊ है। भारत उपजाऊ जमीन में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब दुनिया के कोई भी बड़े बड़े कंट्री को सामने कर लो, लाइक यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद इंडिया। इंडिया 7 पोजिशन पे आता है, सॉरी। लेकिन फिर भी भारत के पास उपजाऊ, उपजाऊ मतलब फर्टाइल, फर्टाइल समझते हो, बंगाली में इसको बोलते हैं उर्वर, उर्वर। ठीक है, उर्वर जमीन मतलब उपजाऊ जमीन सबसे ज्यादा भारत में है, वन ऑफ दी। थोड़ा सा अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास भी है, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी भारत कुछ कम नहीं है। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अमेरिका में ठंड इतना पड़ता है उसके जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण। ये जो अमेरिका का पोजीशन देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल में है ना, और टू मच नॉर्थ पोल में है। भारत भी नॉर्थ पोल में है, पर भारत का पोजीशन ना नॉर्थ पोल के हिसाब से, मतलब ये बेसिकली इक्वेटर लाइन है, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं निरक्षो रेखा। ठीक है, अब निरक्षो रेखा के थोड़ा सा ऊपर ही भारत है, इसलिए भारत ना तो टू हॉट और ना ही टू कूल। बट अमेरिका वगैरह कंट्री ना, ये अपने जियोग्राफिकल पोजीशंस के कारण जरूरत से ज्यादा ठंड है। अब 6 मंथ्स तो प्रॉपर एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता। अब बाकी जमीन बहुत है इनके पास, लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खेती करने लायक वेदर हो तब ना। भारत का ये सुविधा है। हमें हमें अपना स्ट्रेंथ समझना चाहिए सर। हमें लगता है कि इंडियन यूथ को ऐसा लगता है कि अमेरिका में सोना फल रहा है। अरे नहीं, अमेरिकन कंपनी तो इंडिया आना चाहता है, तो सोना इंडिया में फल रहा है कि अमेरिका में फल रहा है? वो अलग बात कि थोड़ा सा ज्यादा सैलरी के कारण हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहते हैं, बड़ा प्राउड फील करता है। चलो करने दो। अगर किसी को किसी का बेटा अमेरिका में काम करने से सोच के किसी को प्राउड फील होता है तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, है ना? मेरा बेटा लंदन में है, मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर है नेटिव में, उनका मतलब एक भैया है मेरे से सीनियर है, वो अभी रिसेंटली आयरलैंड में शिफ्टिंग किया है, बड़ा प्राउड फील कर रहा है, हाँ मेरा बेटा लंदन में है। ठीक है, तो चलो अगर किसी को फीलिंग आता है कि आयरलैंड लंदन में रहने से फीलिंग है, लेकिन बाकी लोग तो चाहते हैं कि हम इंडिया में आए। अमेरिकन कंपनीज चाहते हैं कि हम इंडिया आए। तो सोना तो यहाँ फलता है सर। ठीक है, अब क्या है ना, सोच सोच का फर्क है। अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके अपने कंट्री में पैसा लेके जा रहा है, और हम लोग इंडिया छोड़ के ये सोच रहे हैं कि कब बाहर जाके रहे। कुछ लोग चले जाए अच्छा होगा, पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो कंडीशन है अगर देखोगे ना आप समझ जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, ये सब ये जो जितना व्हाइट इस एरिया आप देखते हो ना गूगल मैप में, ये सब ना फर्टाइल नहीं है सर। फर्टाइल की मतलब बेसिकली ये सब रेगिस्तान है, डेजर्टेड है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा है, लेकिन इनके पास ना फर्टाइल लैंड बहुत कम। चाइना के पास इतना बड़ा चाइना है, चाइना का साइज देखो,
ऊपर से तिब्बत को भी ले लिया, ये तिब्बत था ये भी ले लिया, मतलब इतना बड़ा हाथी है, इतना बड़ा हाथी है चाइना, बाप रे बाप, खत्म ही नहीं होता। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना फुल्ली डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्टेड है। ऊपर से ये डेजर्ट और भी खा रहा है, अंदर आ रहा है सर, और चाइना इसको रोक नहीं पा रहा है। तो चाइना के पास यूजेबल लैंड कितना हो गया, ओनली दिस एरिया, वो भी इंडिया से ज्यादा ही है। अगर आप यूजेबल लैंड देखोगे तो भी कुछ कम नहीं है, तो भी इंडिया से ज्यादा है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये सब बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो सर, जिसके पास जितना फर्टाइल लैंड होगा उसके पास उतना सप्लाई करने का मौका होगा, है ना। और अगर आपके पास सप्लाई करने का ज्यादा जगह है, मतलब आप ज्यादा वेजिटेबल उगा सकते हो, आप ज्यादा सब्जी बना सकते हो, ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ये कंट्री के लिए अच्छा है। एक बात याद रखो सर, दिन वे दिन जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसा होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाएगा और बेसिक नीड्स के लिए लोग तरसेगा। 2040-50 में दुनिया में ऐसा बहुत सारा कंट्री है जो ना बेसिक फूड के लिए पागल हो जाएगा। जैसे आप रिसेंटली श्रीलंका में देखे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो, इजिप्ट में ऐसा हालत है। और वही नहीं, आपको और भी कुछ कंट्रीज दिखा देता हूँ जो भयंकर हालत में है। इसको देखो सर, ईरान को, इसको देखो सर, ईरान में 40% इन्फ्लेशन है। तुर्की को देखो, हमेशा भारत के पीछे लगता रहता है, 51% इन्फ्लेशन है। रिसेंटली भारत ने इसको गेहूं दिया था, व्हीट, देख पा रहे हो सर, 50%, 40%। इधर देखो, सूडान को देखो, इथियोपिया को देखो, इजिप्ट को देखो, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। और इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में सप्लाई समझ लेते हैं। सप्लाई को समझना है तो सप्लायर का माइंड सेटअप समझना होगा। अब एक सप्लायर क्या सोचता है, the term supply refers to the amount of good or service that the producers are willing and able to offer to the market at various price during a period of time. सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। प्रोड्यूसर मतलब जो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई क्या है, एक फ्लो है। सप्लाई एक फ्लो है, जैसे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, फ्लो टूट रहा है तो दाम बढ़ रहा है। सप्लाई एक फ्लो है सर। अब फ्लो भी डिफरेंट रीजन में हो सकता है, फ्लो टूटता है, कभी नेचुरल रीजन हो सकता है, कभी गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी नेचुरल रीजन में ड्यू टू लैक ऑफ बारिश, कभी टू मच बारिश, ठीक है, कभी अर्थ को एक बहुत सारा रीजन आ सकता है। आज पाकिस्तान का हुआ है, कल किसी भी कंट्री के साथ, इवन हमारे कंट्री के साथ भी प्रॉब्लम रहा है सर, ऐसा बात नहीं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि एक प्रोड्यूसर ऑलवेज चाहता है कि मैं सप्लाई करूं और मार्केट को ऑफर करूं। The supply refers to the amount of good or service that the producers are willing and able to offer to the market at various price during the period of time. सप्लाई एक फ्लो है, याद रखें। इकोनॉमिक्स में ना दो कॉन्सेप्ट चलता है, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट और एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक को सप्लाई नहीं कहा जा सकता, मतलब अगर किसी इकोनॉमी में कुछ चीजें स्टॉक करके रखा हो तो हम उसे सप्लाई नहीं बोलेंगे। स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे मानो कि अगर अभी ये कहा जाए कि जैसे मैं पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास करेंटली कितना व्हीट होगा, ठीक है, अगर करंट लेवल में, या फिर पाकिस्तान के पास कितना ऑनियन होगा, तो जो स्टॉक है ना वो सप्लाई तो नहीं है। स्टॉक ऑब्वियसली फ्यूचर में सप्लाई होगा, बट सप्लाई मतलब जो ऑलवेज फ्लो में रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सप्लाई इज अ फ्लो, ठीक है, सप्लाई इज नॉट द स्टॉक। मतलब आपके पास आज की डेट में क्या है, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मानो कि आप पैसा कमाते हो और या फिर आपके दादाजी जमींदार थे या आपका पापा के पास बहुत पैसा था एक जमाने में, कैसे, क्योंकि आप कोई राज फैमिली से थे या फिर आपका पापा जमींदार थे या आपका दादाजी जमींदार थे। अब ज्यादा जमींदारी में क्या प्रॉब्लम है कि आप अगर काम करना बंद कर दोगे, है ना, मानो कि मेरा पापा का जमींदारी है और मैं क्या करता हूँ कि काम धंधा छोड़ के बस बैठ जाता हूँ, ठीक है, कोई भी काम नहीं करता,
और मैं मेरे घर पे जितना भी पैसा है, ठीक है, पुराना तिजोरी वगैरह तोड़ के मैं खाऊंगा, तो वो मेरा स्टॉक है, ठीक है। अब स्टॉक तोड़ के कितना नहीं, ठीक है, हो सकता है ज्यादा है तो 100 साल जी लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में सप्लाई नहीं चलता। आप अगर कोई रेगुलर काम करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो जो आपको रेगुलर इनकम देता है, ठीक है, वो एक फ्लो की तरह काम करता है। उसी तरह सप्लाई एक फ्लो है, सप्लाई इज नॉट द स्टॉक। अगर मैं आपको पूछूं कि अभी आपके पास कितना पैसा है, तो आप बोलोगे कि स्टॉक है। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं कि आप मंथली कितना कमा लेते हो, तो एक फ्लो है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर। इकोनॉमिक्स दो कॉन्सेप्ट में बात करता है। इकोनॉमिक्स फ्लो के बारे में भी बात करता है, इकोनॉमिक्स स्टॉक के बारे में बात करता है। बट एक बार याद रखना, एग्जाम में सवाल करते हैं कि सप्लाई इज ए फ्लो और स्टॉक, तो आपका जवाब क्या होगा, सप्लाई इज ए फ्लो। द स्टॉक इज नॉट सप्लाई। अगर आपके पास स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है, इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, बिकॉज सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ द स्टॉक। सप्लाई क्या है, स्टॉक का ही एक पार्ट है। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब ये जो इकोनॉमी में जो भी सप्लाई होता है, ठीक है, चाहे ऑनियन हो, फिश हो, व्हाटएवर, ठीक है, चिकन हो, ठीक है, जो कुछ भी, बनानास हो, जैसा पाकिस्तान में बनाना का क्या चल रहा है सर, एक डजन का दाम है 120, मतलब 10 टका पीस, ठीक है। हमारे यहाँ पर 4 टका, कहीं कहीं तो 3 टका, थोड़ा महंगा हो तो 5 टका, है ना। पाकिस्तान में डबल जाए। क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसके लिए फंक्शन होता है, सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, पी एफ, टी, जी, ई, ओ। मतलब सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो, मतलब किसी भी कंट्री में जो भी चीजें सप्लाई होता हो, चाहे आज के डेट में पाकिस्तान के नेसेसिटी सप्लाई हो, ये सब नेसेसिटीज है ना, जीने के लिए जरूरी है। दूध, ब्रेड, मस्टर्ड ऑयल, बनानास, बासमती, मूंग, सॉल्ट पाउडर, पल्स ग्राम, चिकन ब्रॉयलर, ऑनियंस, ये सब जीने के लिए जरूरी है। अब इसका सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करेगा। मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक दुकानदार क्या चीज सप्लाई करना चाहेगा, जिसको बेच के उसको प्रॉफिट हो, है ना, जिसको बेच के उसको प्रॉफिट हो। अब ज्यादा, अब कोई बोलेगा सर ज्यादा दाम में बेचेगा तो, अरे भाई कस्टमर खरीद नहीं पाएगा तो फिर ज्यादा दाम में बेच के क्या करेगा, है ना। कस्टमर के पास भी तो पैसा होना चाहिए। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या कहता है सर, ध्यान से सुनना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस। अगर किसी चीज का दाम बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में ऑनियन का दाम 36 से 220 हो गया तो क्या इसका सप्लाई बढ़ गया? मतलब सप्लायर क्या सब, देखो इकोनॉमिक्स खुद ही पहले बोला कि दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो क्या 36 का चीज 220 में बिकेगा तो क्या सप्लाई बढ़ गया? उल्टा हो गया सर, सप्लाई कम हो गया बोल के दाम बढ़ गया, ठीक है। नॉट दिस थिंग सर, बेसिकली आप थोड़ा समझा करो। मतलब अगर किसी भी चीज का दाम जरूरत से कम है, मानो कि कल कोई भी चीज, मानो कि नमक, ठीक है, अगर नमक 10 टका पैकेट में बिक रहा है, तो 10 टका पैकेट, 1 kg नमक 10 टका का चीजें बेच के ना लोगों को उतना मजा नहीं आता। अगर ये 10 का चीज थोड़ा ज्यादा मिलके 15 टका हो जाए तो दुकानदार खुश होते हैं कि चलो भाई नमक बेच के 5 टका ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 10 का चीज 15 हो जाए, 12 हो जाए, 11 हो जाए, दुकानदार खुश होते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि सप्लाई ऑलवेज किस तरह से सोचता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब जब हम लोग सिर्फ प्राइस को दिमाग में रखते हुए सप्लाई करेंगे तो बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देंगे। बाकी चीज मतलब रिलेटेड गुड्स का दाम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं आगे बताता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेस्ट, सॉरी टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट डिसीजंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, अदर फैक्टर्स डिस्कस करता हूँ सर। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस। अगर दाम बढ़ेगा तो दुकानदार उस चीज का बेचने के लिए थोड़ा खुश हो जाएगा। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई डिक्रीजेस। दाम कम हो जाएगा, सप्लाई भी गिर जाएगा। Thus there is a positive relation between price and supply. प्राइस के साथ सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव है, बट नॉट इन दी दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस।
नॉट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, इस तरह से कभी ना सोचे सर, ये एक्सेप्शनल है, इसीलिए बता दे रहा हूँ सर। ये तो क्राइसिस सिचुएशंस है, और क्राइसिस में दाम बढ़ने के पीछे का रीजन है कि अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो जितना भी अवेलेबल है, जो भी ज्यादा दाम दे पाएगा उसको बेचेंगे। वो भी सप्लायर वही सोच रहा है। ठीक है, दाम क्यों बढ़ गया, कॉन्सेप्ट कनेक्ट थोड़ा सा तो कनेक्ट कर ही रहा है कि सप्लायर ने दाम क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि ज्यादा अवेलेबल है नहीं। ठीक है, ज्यादा अवेलेबल है नहीं, कनेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अब दुकानदार ने दाम कौन बढ़ाया, दुकानदार ने बढ़ाया। अब दुकानदार क्यों दाम बढ़ा दिया, वो बोलते हैं कि जहां पर मेरे पास 100 गोडाउन में पड़ा रहता, उसके जगह मेरे पास 5 पीस ही गोडाउन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 5 पीस खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो मैं वही चीज ज्यादा दाम पे बेच पाऊंगा, मैं क्यों कम दाम में बेचूं। तो क्योंकि मार्केट में टू मच डिमांड है और सप्लाई उस हिसाब से है नहीं, तो वो ज्यादा दाम में बेचेगा। मतलब सप्लाई ही तो दाम बढ़ा रहा है। दाम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली दाम गिर जाएगा। अब सप्लायर जानबूझ के दाम बढ़ाता है, उसको पता है कि क्राइसिस है, अब तो ज्यादा दाम में बेचेंगे। अब ये एथिकल है कि अनएथिकल है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं एक सप्लायर का मानसिकता बता रहा हूँ कि वो क्या सोचता है, इकोनॉमिक्स उसी के बारे में बात कर रहा है। तो क्या बोला, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई डिक्रीजेस, thus there is a positive relation between price and supply. Sir, price of related goods क्या है, the supply of a commodity depends upon the price of all other commodity. एक commodity का सप्लाई बाकी बाकी commodity पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी राइज, अगर रिलेटेड कॉमोडिटी का दाम बढ़ता है, then they will become relatively more attractive to produce and the supply of that commodity rises. मतलब समझ रहे हैं सर, अगर रिलेटेड कॉमोडिटी का दाम मार्केट में बढ़ जाता है तो हो सकता है कि दूसरा प्रोडक्ट जो है रिलेशन में जो अवेलेबल उतना है नहीं, उसका मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए। इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज राइज, they will become relatively more attractive to produce and the supply of that commodity rises. मतलब जिस चीज को बेच के मार्केट में ज्यादा दाम मिलता है, दुकानदार क्या सोचता है सर, डिमांड को बिल्कुल ना लाए इसमें, सप्लायर के हिसाब से सोचो। जस्ट थिंक दैट कि यू आर ए सप्लायर। सर आप सोचो कि अगर आपको राइस बेच के, राइस प्रोडक्शन करने वाले लोग बहुत है, हेलो, राइस प्रोडक्शन मतलब पैडी, ठीक है, धान प्रोडक्शन, राइस राइस एग्रीकल्चर देखे कि नहीं देखे सर, कौन नहीं देखा धान का जमीन, सभी को ही देखा होगा। ये धान का जमीन बहुत लोगों ने देखा है। अब अगर राइस एग्रीकल्चर करके, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, अगर आपको कम दाम मिलते हैं, कम पैसा कमाते हैं, तो आप क्या सोचोगे, कुछ और एग्रीकल्चर करके देखते हैं। तो आजकल ना मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि राइस की जगह फ्रूट्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक खेती है जो हमारे यहाँ पर आजकल बड़ा चला है, ड्रैगन फ्रूट बोल के, जानते हो सर। आजकल लोग ड्रैगन फ्रूट, इसको इसको एग्रीकल्चर करने में ना ज्यादा जगह का भी जरूरत नहीं होता, मतलब ज्यादा पानी का जरूरत नहीं होता, जगह चाहिए होता है। हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो क्या। ये सर थोड़ा महंगा भी मिलता है, मॉल्स वगैरह में देखता है तो ये। हाँ सर, ये अभी महंगाई इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली फॉरेन कॉन्सेप्ट में, फॉरेन से आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तुर्की वगैरह ये सब जगह में मिलता है जहाँ पर पानी थोड़ा कम है। लेकिन आजकल ये सब फ्रूट्स खाने का बड़ा चल हुआ है हमारे यहाँ पर। ये कीवी वगैरह भी हमारे यहाँ पर बहुत हो रहा है, जो न्यूजीलैंड का है ना, न्यूजीलैंड एक्चुअली न्यूजीलैंड से नहीं आता कीवी। कीवी कीवी एग्रीकल्चर भी इंडिया में हो रहा है, ये सब इंडिया में हो रहा है सर। ठीक है, आजकल ये सब ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह बाहर से नहीं आ रहा है, इंडिया में भी एग्रीकल्चर हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कीवी कल्टीवेशन, हमारे दार्जिलिंग में कीवी कल्टीवेशन हो रहा है सर। दार्जिलिंग में बहुत कीवी कल्टीवेशन हो रहा है, ये देखो, देख पा रहे हो। ये मेनली न्यूजीलैंड का, इसका नाम न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है ना, न्यूजीलैंड टीम को इसी कारण से कीवी कहा जाता है कि वहाँ का नेशनल, मतलब सबसे फेमस फ्रूट है न्यूजीलैंड का। तो ये कीवी जो है, ये भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे सिक्किम दार्जिलिंग में भी कीवी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, पॉइंट इज सिंपल है कि अगर कोई चीज को एग्रीकल्चर करके हमें ज्यादा दाम मिलेगा तो हम क्यों क्यों ना उसके पीछे जाए। सप्लायर ऑलवेज ऐसा सोचता है, एक जमीन है जहां पर मैं धान भी लगा सकता हूँ, ठीक है, एक जमीन है जहां पर मैं फ्रूट्स भी लगा सकता हूँ। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं,
चावल वगैरह तो कर ही रहा है, साथ साथ में थोड़ा फ्रूट्स भी लगा रहा है, फ्लावर भी लगा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, आपको ज्यादा दाम मिल जा रहा है। अब देखो राइस लगाने के पीछे का एक मेन रीजन जो होता है, क्योंकि इसमें आपका घर का खाने का भी जो जरूरत है ना वो पूरा हो जाता है। अब फल खा के तो इंसान उतना जीता नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे नॉर्मली जो गांव का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं कि वो राइस लगाते हैं, मतलब ये जो राइस एग्रीकल्चर करके कुछ मार्केट में बेचते हैं और साल भर का खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना इसमें, इसमें क्या होता है, जैसे साल भर का खाने का जुगाड़ हो गया तो बस चिंता खत्म। गांव साइड में क्या है, जीने के लिए उतना खर्चा है नहीं, तो ये लोग क्या करेगा, चावल उगाएगा और मार्केट में जो भी दाम मिलेगा बेच देगा और साल भर का 4-5 बोरा अपने घर पे रख लेगा। ये गांव का एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा जमीन में चावल लगा के मुझे इतना इनकम नहीं हो रहा, मैं इनकम बेचना चाहता हूँ, ज्यादा इनकम करना चाहता हूँ, जनरेशन भी बदल रहा है, न्यू जनरेशन थोड़ा अलग सोच रहा है, एडुकेशन लिया है ना। और आजकल तो एक नियम बनाया कि अगर आप एग्रीकल्चरल, अगर आपका एग्रीकल्चरल नॉलेज, मतलब मानो कि आप किसान का बेटा हो, तो जमीन अगर आपके पास है ना तो आपको खेती करना हो, और अब खेती उसी को करने को मौका मिलेगा जिसके पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करना, पीएचडी करना करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य है ये। जिनके घर में जमीन वगैरह है उनके लिए मैंडेटरी कर रहा है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आगे ये बहुत जरूरी हो जाएगा। अब सप्लायर अपने हिसाब से सोचे कि भाई जिसको खेती करके, जिसको प्रोड्यूस करके मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, मैं उसका खेती करूंगा। बात समझ में आ रहा है सर? The supply of a commodity depends on the price of all other commodity। जैसे कि तुमने बोला ना सर कि ड्रैगन फ्रूट्स का दाम क्या है, एक पीस का दाम शायद 200-300 টাকা हो जाता है ना? ना सर 100 টাকা। 100 টাকা दाम थोड़ा सा जगह के हिसाब वो से है। वैरी करता है सर। लाइक आप सेंट्रल मॉल आ जाओगे तो सेंट्रल मॉल में यहाँ पे 365 का एक मिलता है, हाँ वही मैं बोल रहा और हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरी करता रहता नहीं नहीं, जैसे वो जैसे शुभोजीत उलुबेड़िया साइड से है ना, वहां पर थोड़ा सस्ता मिलता है, 100 रुपीज पीस ऐसा मिल जाता है। लेकिन यही चीज सिटी के मॉल में लेके जाओ 350 টাকা। एक काम कर शुभोजीत, तू 100 में खरीद के सिटी में आके 350 में बेच के जा। नहीं सीरियसली तू सही बोला है। कोलाघाट साइड में, कोलाघाट में देवलिया बाजार স্যার साइड এই कौन से, আন্দুলে বিক্রি হচ্ছে। हाँ अंदुल साइड में सस्ता होता है सर, वहां पर उतना 350 का फ्रूट्स कौन खाएगा। अरे अभी ये अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, फिर भी बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है ना। हाँ की फॉल मतलब ये क्या है करके ना ज्यादा दाम दे देता है। हार्डली इसका इतना दाम नहीं होना चाहिए, हार्डली दाम होना चाहिए 20-30, ऑरेंज के जैसा ही दाम होना चाहिए। लेकिन लोग थोड़ा सा, अब सप्लायर का क्या है, सप्लायर तो सोचेगा ना कि जो मुझे ज्यादा दाम देगा। अब क्योंकि उतना मतलब लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, अरे न्यू फ्रूट्स है बोल के खरीद रहा है। हाँ विराट कोहली खाता है ड्रैगन फ्रूट, जो भी हो, जस्ट आपको मैं आइडिया दिया। ये नॉर्मल लैंड में हो जाता है जानते हो, और बहुत पानी का जरूरत नहीं होता। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, चल रहा है, अब जब तक चलेगा लोग चलाएगा इसको, तब तक कोई भी लगा सकता है। कांटा टाइप का है तो घर पे जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस की तरह है, लगा दो, 1-1.5 साल में फ्रूट्स आ जाएगा। मैं अपने नेटिव में एक लगाया, लेकिन अभी फ्रूट्स नहीं आया, पता नहीं कुछ इधर उधर हो रहा होगा, लेकिन पेड़ बड़ा हो रहा है, फ्रूट्स नहीं आया। मेंटेन करना पड़ता है हर चीज का अपना अपना। ठीक है देखो, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, the supply of a commodity depends upon the price of all other commodity, price of related commodity rice, they will become relatively more attractive। अगर राइस की जगह मुझे फ्रूट्स बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं उसका खेती कर सकता हूँ, जो मैं आपको बताने का कोशिश किया। ठीक है, सिमिलरली बट सप्लाई ऑफ अनदर कमोडिटी विल फॉल ऑब्वियसली। अगर मैं राइस के जगह फ्रूट्स का खेती करूंगा तो फ्रूट्स का सप्लाई बढ़ेगा, राइस का खेती कम हो जाएगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, रिलेटेड गुड्स के साथ सप्लाई का रिलेशनशिप इनवर्स है। एक का सप्लाई बढ़ेगा तो दूसरे का सप्लाई कम हो जाएगा। सर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? किसी भी चीज को बनाने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर, अब ये इसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी चीज दुनिया में बना लो, चाहे पाकिस्तान बनाए, चाहे इंडिया बनाए, चाहे बांग्लादेश बनाए,
लैंड चाहिए आपको, और मानो कि आपको जमीन चाहिए कुछ बनाने के लिए। मानो आपने सोचा कि मैं ड्रैगन फ्रूट का खेती करूंगा। एक काम करो, गांव में जाओ, गांव में लोगों के पास जमीन है ना, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गांव साइड में जाओ, वहां पर जाके पूछो कि आप आर यू इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। वो लोग सिंपल बोलेगा नहीं नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, मतलब सीरियसली। हाँ, कोई कोई एक दो मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टेड लगेगा आपको, बट ज्यादातर लोग अरे नहीं यार नहीं चल रहा है, कुछ दाम नहीं मिलता। इसके पीछे रीजन है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत खराब है हमारे देश में एग्रीकल्चर रिलेटेड। पॉलिसी को थोड़ा सा मतलब क्या बोले सर, थोड़ा सा फ्रीडम वाला हो जाए ना। फ्रीडम नहीं है एग्रीकल्चर, लोगों का फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम हो जाए तो इनको भी ना खेती करने का मजा आ जाएगा। जो भी हो, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप बस इतना समझे कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मानो आप गांव में जाते हो, एक जमीन खरीदते हो, ठीक है, खरीदो नहीं, रेंट पे ले लो, भाड़े पे। हाँ, एक लैंड को रेंट पे लेके, मानो आप बोले कि ठीक है मैं जमीन का 5,000 का मंथली रेंट दूँ, और फिर उसमें आप ड्रैगन फ्रूट लगाओ। लेकिन उससे पहले रिसर्च कर लो सर कि ड्रैगन फ्रूट लगाने में कितना जमीन चाहिए, कितना दिन में फल आता है, मार्केट में क्या दाम में बेच पाऊंगा, सब रिसर्च कर लो फिर जाओ। अब मानो आपने एक लैंड लिया, तो लैंड के लिए आपने रेंट भरा 5,000 करके। आप लेबर लगाओगे तो लेबर का वेजेस आएगा। हाँ, आप पूंजी लगाओगे, ड्रैगन फ्रूट्स के बीज वगैरह खरीदोगे, मिल जाता है सर, ठीक है, तो उसमें भी आप लाख का खर्चा करोगे मानो। ठीक है, और आपने जो रिस्क उठाया एंटरप्रेन्योरशिप, तो बदले में आप प्रॉफिट भी तो लोगे। हेलो, और अगर आप कैपिटल लगाओगे तो बैंक से लोन वगैरह लेके करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को प्रोडक्शन चैप्टर में बताऊंगा ये चीज। ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है सर, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी चीज बना लो दुनिया में, आपको लैंड चाहिए, और जिसके लैंड के बदले आपको रेंट देना पड़ता है। आपको लेबर चाहिए, लेबर के बदले वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल खरीद लेना पड़ेगा मार्केट से। कृषि लोन ले लो सर, है ना, किसान क्रेडिट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, आपका जो मेहनत है, रिस्क टेकिंग पावर है, उसके बदले में आप प्रॉफिट कर लोगे। तो कोई भी चीज के पीछे जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लगता है, वो उस चीज का सप्लाई को असर करता है। जैसे कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम हुआ है कि कहीं ना कहीं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के जो कॉस्ट है उसमें प्रॉब्लम हुआ है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा। ये राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ये अगर ज्यादा हो जाए, विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी लेस प्रॉफिटेबल। क्योंकि आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में रहना नहीं चाहे। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो सप्लाई कब बढ़ता है मार्केट में? जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। तो पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हुआ है? पाकिस्तान में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, इसीलिए दाम बढ़ गया है। ठीक है, तो सप्लाई कम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है सर। तो सिंपल इतना याद रखना सर, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो दाम भी रिजनेबल रहेगा। देयर इज ऑल्सो एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप इनवर्स है, मतलब सप्लाई बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है ना? और अगर सप्लाई घटेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब उल्टा होता है ना? टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी एडवांसेस बेस्ड ऑन न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस। अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाए, मोबाइल, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का ऐसे आ गया, बट इंडिया का खुद का इनोवेशन उतना अच्छा अभी तक है नहीं इस फील्ड में। लेकिन जिस दिन आ जाएगा उस दिन इंडिया भी अच्छा प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई बढ़ेगा। जैसे इंडिया का एक चीज में डेवलपमेंट हुआ है, आपको पता है, इंडिया आजकल मिसाइल बना के बेचता है। हाँ, अग्नि मिसाइल इंडिया ने सेल किया किसको? आजकल इंडिया एक्सपोर्ट करता है रे।
इंडिया एक्सपोर्ट किया सर ब्रह्मोस, सॉरी अग्नि नहीं ब्रह्मोस। ये किसको बेचा? रिसेंटली एक कंट्री को बेचा, यहाँ पर कोई कंट्री है फिलीपींस को बेचा, फिलीपींस को सेल किया सर। मतलब इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है बहुत सारे चीजों में, बट बहुत सारे जगह में अभी भी हम लोग खाली हैं, मतलब अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो जैसे कि अमेरिका, अमेरिका किस चीज का इतना दम दिखाता है? जर्मनी, फ्रांस, किसका इतना दम है इसका? ये जो हम लोग मतलब बड़े बड़े कंट्रीज में आज इंडिया को जो एयरफोर्स में जो प्लेन वगैरह खरीदना पड़ता है ना, फाइटर प्लेन हो या नॉर्मल प्लेन हो, या तो हम लोग अमेरिका से लेते हैं, या तो हम लोग आजकल फ्रांस के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। और ये एरोप्लेन इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें फ्रांस बहुत अच्छा है, रशिया भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जर्मनी ऑटोमोबाइल के लिए जाने जाते हैं, है ना, इनका इकोनॉमी ये सब कारण से स्ट्रांग है। छोटा सा कंट्री है देखो, लेकिन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन है इनके पास, और उस इनोवेशन के कारण इतना इनकम कर रहे हैं। तो जिसके पास भी टेक्नोलॉजी होगा उसका सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ना कंट्री के लिए अच्छा है। और जितना यूनिक होगा आपका टेक्नोलॉजी, आपका टेक्नोलॉजी जितना यूनिक होगा, आप समझ लेना कि आप उतना अच्छा करोगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, the government policy may affect the supply by imposing taxes and providing subsidy. If government policies are favorable, then supply will increase. जैसे पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम? पाकिस्तान एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट ना करके आतंकवादी में डेवलपमेंट करवाया, है ना, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा। कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है ना, पहले संभाल लो, है ना। तो जो भी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिया का भी बात कर सकता हूँ, बट अभी थोड़ा पाकिस्तान का ही मैं बोल देता हूँ, बोल दे रहा हूँ सर, क्योंकि बात चल रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का भी प्रॉब्लम है अलग अलग सिनारियों में, दूसरे क्लासेस में कर लेता हूँ सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे अपना चीज गलती भी गलती दिखता है, दूसरे का गलती भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिचुएशंस में जो भी जरूरी है मैं बोल दूंगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, if there is a future expectation about rise in price, then supplier will not increase the supply. अगर भविष्य में दाम बढ़ सकता है तो अभी सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा ना, तो फ्यूचर में सप्लाई करेगा। और अगर अभी लगता है कि दाम बढ़ेगा, फॉल करेगा, ठीक है, इफ देयर इज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फॉल इन प्राइस, अगर फ्यूचर में किसी चीज का दाम कम हो सकता है, तो सप्लायर उसका सप्लाई अभी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि दाम अभी ज्यादा मिलेगा। तो सप्लायर ऑलवेज ऐसा सोचता है कि अगर भविष्य में दाम कम होगा तो अभी सप्लाई क्यों करे, भविष्य में दाम कम होगा तो अभी सप्लाई करते हैं, और अगर भविष्य में दाम ज्यादा होगा तो भविष्य में सप्लाई करेंगे। अदर फैक्टर भी मैटर करता है। The supply of product also depends upon natural factor, government, industrial, foreign policies, infrastructure facilities, market structure, production capacity, बहुत सारा चीज फैक्टर करता है सप्लाई को डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो याद रखना, सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? तो सप्लाई बोलता है कि मैं फंक्शंस ऑफ प्राइस से, रिलेटेड गुड्स के दाम से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, टेक्नोलॉजी पे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस पे एंड अदर फैक्टर पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। सप्लाई का डिपेंड करने का ये सब तरीका है सर। अब लास्ट 2 पॉइंट है सर। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अगर आपको पूछ लेगा कि लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब सप्लाई इक्वल्स टू पी, पी आर, पी एफ, टी, जी, ई, ओ। जब हम लोग सिर्फ प्राइस को लेके बात करते हैं ना, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट। when other things being equal, when price increases then supply for a commodity increases. अगर दाम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का सप्लाई भी बढ़ेगा, and when price decreases the supply for a commodity decreases. दाम कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। the supply has a positive relation between price and supply. सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ कैसा है? पॉजिटिव। दाम बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, दाम कम होने से सप्लाई गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है, जो दुकानदार है, वो ऑलवेज ज्यादा दाम में बेचना पसंद करता है, ऑलवेज ज्यादा दाम में बेचना पसंद करता है। एग्जाम्पल के लिए, प्रोडक्ट का प्राइस अगर 1 रुपी है, 2 रुपी है, देखो 1 रुपी में सप्लाई 10, 2 रुपी में सप्लाई 20, 3 रुपी में सप्लाई 30, 4 रुपी में सप्लाई 40 यूनिट है, 5 रुपी में सप्लाई और ज्यादा। सप्लायर ऑलवेज यही चाहता है सर कि जितना ज्यादा दाम हो मैं उतना सप्लाई करूं, ये सप्लायर को मोटिवेट करता है। डिमांड के केस में उल्टा होता है, दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है, पर दाम ज्यादा होने से सप्लाई बढ़ता है, बट नॉट लाइक क्राइसिस सिचुएशंस।
बट जो भी हो, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है सर। अब इसको अगर ग्राफिकली ड्रॉ करने का बोला जाए तो कैसे ड्रॉ करोगे सप्लाई का? ध्यान से देखो, बहुत इजी है। तो वेरी इजी सर, वेरी इजी। जब प्रोडक्ट प्राइस 5 है, आप कितना सप्लाई करोगे? 50 यूनिट्स। दाम ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। दाम कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। दाम कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। दाम और कम हो जाएगा, सप्लाई और कम हो जाएगा। दाम और कम हो जाएगा, सप्लाई और कम हो जाएगा। जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट्स। ठीक है, समझ गए सर? इसी तरह से ये ग्राफ को ड्रॉ किया गया। ठीक है, इस तरह से ही ड्रॉ किया गया। दाम जितना, दाम 1 टका, सप्लाई इतना। दाम 2 टका, सप्लाई और ज्यादा। दाम 3 टका, सप्लाई और ज्यादा। दाम 4 टका, सप्लाई और ज्यादा। दाम 5 टका, सप्लाई और ज्यादा। कनेक्ट करो, सप्लाई करो। ठीक है, सप्लाई का कैसा होता है सर? अपवर्ड होता है। ये बोझा गलो। हाँ सर। ठीक है, अब सप्लाई रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है सब, जैसे डिमांड का में आप लोगों को बोला था ना कि डिमांड शिफ्ट करता है, सप्लाई भी शिफ्ट करता है, सप्लाई का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे आपको कि सप्लाई में क्या मूवमेंट शिफ्टिंग चलता है। ये नेक्स्ट दिन बता के सप्लाई को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद में आप लोगों को प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में बात करूँ। ठीक है, आप सर लोग घर पे। हाँ बोलो सर। স্যার ডিমান্ডে যেমন দাম কমলে ডিমান্ড বাড়ে তেমন সাপ্লাই কি কমলে সাপ্লাই বাড়বে? সাপ্লাইতে কিছু কমলে বাড়বে না, দাম বাড়লে সাপ্লাই বাড়বে। ওকে ওকে স্যার। सप्लाई में कुछ कम नहीं होगा सर, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से उसका सप्लाई बढ़ेगा। माने कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि अगर किसी चीज का दाम मानो मार्केट में 10 टका चल रहा है, ठीक है, मानो कि मार्केट में आलू, मानो पोटैटो, पोटैटो मार्केट में मानो 5 रुपीज किलो चलेगा, तो बहुत सारे लोग ना आलू बेचना ही बंद कर देंगे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग आलू, बिकॉज बिकॉज उनको इतना 5 टका केजी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा। लेकिन कल अगर 5 की जगह 10 टका केजी हो जाए, मतलब सप्लायर विल इंटरेस्टेड टू सेल प्रोडक्ट्स, बिकॉज ज्यादा दाम में उनको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जिस चीज को बेच के, इसलिए इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद सकते हो कि अगर आपको मौका मिले कि सॉल्ट का बिजनेस करना है कि डायमंड का बिजनेस करना है, तो मानो पैसा है हमारे पास, आपको मैं डायमंड के लिए भी पैसा दे सकता हूँ, सॉल्ट के लिए भी पैसा दे सकता हूँ। अब किस चीज को बेचने का काम करना चाहोगे? प्रॉफिटेबल कौन सा मैं होगा? सॉल्ट सॉल्ट। बेचूंगा सर। हाँ, नमक बेचेंगे। देख सर, जबरदस्ती वाला बात ना कर, ठीक है? नहीं तुम सच्ची सर, मार्केट नमक कोई ना कोई तो ले ही लेगा। डायमंड का क्या है, डायमंड का मोनोपोली मार्केट है। सर ऐसा नहीं मतलब है है तो, डायमंड का। मतलब थोड़ा सा मोनोपोली मार्केट है तो तुम भाई ले आज ही तक लेगा। आज तक तुम किसी को ऐसा देखे हो जो सिर्फ नमक बेच के, ठीक है, सिर्फ नमक बेच के, मतलब मैं नमक फैक्ट्री का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी नॉर्मल रिटेल बिजनेस का बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल बहुत सारा बात हो सकता है, बट आप ऐसे मानो कि आपको बोला कि एक नमक का दुकान खोल के बैठो, और आपको मैं बोलता हूँ कि आप डायमंड का दुकान खोल के बैठो, जैसे कि पीसी चंद्र या एनपी ज्वेलर्स टाइप, तो आप क्या करोगे? नमक का दुकान खोलोगे कि डायमंड का दुकान खोलोगे? फिर आप ऑब्वियसली डायमंड का दुकान खोलोगे अगर आपके पास मौका है तो, क्योंकि डायमंड बेच के आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, नमक बेच के आपको उतना पैसा नहीं आएगा। कितना मार्जिन कमा लोगे डायमंड नमक बेच के? एक पैकेट नमक बेच के कितना कमा लोगे? 2 रुपीज, 3 रुपीज। सारा दिन कितना नमक हाँ, बेचोगे? 2 या 3 रुपए होगा। है ना, सारा दिन कितना लोगों को बेचोगे? अगर 1000 लोगों को भी बेचोगे तो भी दिन का 3000, तो ज्यादा करके सोचोगे, दिन का 3000 तो मैं अकेला मंथली। नहीं सर, मतलब मैं टाटा नमक टाइप का सोच रहा था। नहीं, मैं समझ गया तेरा बात, तू टाटा नमक टाइप का ही सोच रहा था, लेकिन मैं तुमको दुकान के बारे में बोला, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डायमंड, एक अगर आप किसी को एक डायमंड बेचते हो, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो, ठीक है,
तुम अगर एक डायमंड रिंग किसी को बेचते हो, एक डायमंड रिंग अगर आपको खरीदने में मानो 50,000 का खर्चा पड़ा, लेकिन आप उसको बेचोगे कम से कम 70,000 में, एक डायमंड रिंग बेच के तुम 20,000 का प्रॉफिट कर सकते हो। इसीलिए जो लोग सोना का बिजनेस करते हैं, जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में प्रॉफिट हाई है सर, एक पीस भी बेचेगा हाई कमाए। लेकिन ग्रोसरी वाले इतना सारा ग्रोसरी बेच के भी इतना कमा नहीं पाते। हाँ या ना? हाँ सर। सोचो सर, सोचो, सोचने से समझ में आएगा। सोना दुकान में इतना भीड़ नहीं होता है जितना ग्रोसरी दुकान में होता है। लेकिन ज्वेलरी बेच के तुम जो कमाओगे ना, एक पीस ज्वेलरी बेच के जो कमाओगे, वो तुम तो सोना बेच के, मतलब जो सोना बेच के भी नहीं कमा सकते। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट सर, इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करता हूँ सर। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, टाटा। थैंक यू सर। ओके।